वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13 जो बीपीएससी बिहार होगा बिहार प्रिज्म अन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 12 सेट करा दिए गए हैं, अगर नहीं देखें हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में ही बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग थे। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम और एम.बी. राघवाचारी इसके संस्थापक थे। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था और औरंगजेब के काल में पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी फेल्सपार। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क का। आप लोगों को बता दें कि भूपरपट्टी पे सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा धातु जो पूछेगा तो वो एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये घटते क्रम में याद रखिएगा। और यही पूछ जाएगा शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। नेक्स्ट है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारामूला जो है झेलम नदी के किनारे है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है और जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं और लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, कारगिल और लेह, दोनों का नाम याद रखिएगा। और झेलम नदी जो है वो बेरीनाग नामक झील से निकलता है जम्मू कश्मीर में। चेनाब जो है चंद्रभागा नदी के मिलन के स्थल से निकलता है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। याद रखिएगा। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम है आपका जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीडेशन क्रिया है। और ये भी याद रखिएगा, जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर फॉस्फिन गैस बनाता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग जो है वाटर गैस में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्स को वाटर गैस कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्स को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, कोयला एक अवसादी चट्टान है या फर्तेदार चट्टान है। ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बटुमिन, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं और बटुमिन कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो वो है पेट्रोलियम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता या उन्हें बदला नहीं जा सकता, उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी आदि जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जल और सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है और धातु भी नवीकरणीय है, क्योंकि एक बार लोहे का कोई सामान बन जाए तो उसे पिघला कर दोबारा हम यूज कर सकते हैं, दूसरा सामान बना सकते हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, केक और बिस्कुट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे Na2CO3 × 10H2O को जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे धोवन सोडा भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो वो है आपका जलोढ़ पंख। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रभावित बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि को पर्वत पाद पर निक्षेपित यानी जमा करने लगती है, जिसे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। नेक्स्ट है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। याद रखिएगा। और कोरापुट जो है उड़ीसा राज्य का खनिज संपन्न जिला है।
कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर और कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन केंद्र है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, वो प्राप्त करता है कैस्पियन सागर से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक जाड़े के मौसम में बारिश कराता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाड़े में वर्षा होती है। यह जाड़े में रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक वर्षा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सादिकपुर सिनोली निम्नलिखित में से कहाँ है? यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है। यह महाभारत कालीन स्थल है। इसके उत्खनन से रथ, महिला कंकाल, धनुष, शाही ताबूत और सिंधु सभ्यता कालीन कब्रों का प्रमाण मिला है। सिनोली गांव जो है सिंधु सभ्यता कालीन स्थानों की सूची में सबसे नवीनतम स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो ऑप्शन के अनुसार इथाइल अल्कोहल में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, शराब के निर्माण में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और पावर पेट्रोल में जो है 95% पेट्रोलियम होता है और 5% जो है इथाइल अल्कोहल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो है 2 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हमें 2 टिक करेंगे। आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेलिक सेल से जठर रस का स्राव होता है, याद रखिएगा। जठर रस के स्राव की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होती है। यहाँ पे आमाशय आया तो आमाशय के बारे में बता दें, प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन जो है आमाशय से शुरू होती है। नेक्स्ट, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहते हैं। इसका फॉर्मूला P4 होता है और इसका जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसका ज्वलनशील गुण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पानी में डाल के रखा जाता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, धूम्र बम बनाने में, बहुत सारे दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। वहीं पे लाल फास्फोरस का उपयोग जो है माचिस की तिल्ली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की फसल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चावल भारत का प्रथम और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। याद रखिएगा, भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं और बिहार में धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा था? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा जो है सल्फा ड्रग था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। एंटीबायोटिक दवा जो है हानिकारक जीवाणुओं के विरुद्ध उपचार हेतु कारागार होता है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया था, इसलिए यहाँ पे पेनिसिलिन नहीं है तो सल्फा ड्रग को मानेंगे हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ एवं लचीला स्टील है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे रबड़ क्यों नहीं होगा, चलिए हम बताते हैं आपको कि वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार में पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे प्रत्यास्था कहलाता है। ठोस पदार्थ का प्रत्यास्था जो है अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण अधिक होता है, इसलिए ठोस पदार्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील है, इसलिए स्टील को हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे कम तरंग दैर्घ्य एक्सरे का होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ऐसे सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो गामा किरण का होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होता है वो गामा किरण का होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए हम तरंग दैर्घ्य के बारे में बताते हैं। सबसे कम गामा किरण का होता है, उससे ज़्यादा एक्स किरण का, उससे ज़्यादा परावैंगनी किरण का, उससे ज़्यादा दृश्य विकिरण, उसके बाद अवरक्त किरण, उसके बाद सूक्ष्म रेडियो तरंग, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग। यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है दीर्घ रेडियो तरंग का होता है, लेकिन सबसे कम ऊर्जा एवं सबसे कम आवृत्ति जो होती है वो दीर्घ रेडियो तरंग का होता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वहीं पे उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक आरंभ न हो जाए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर यानी जो थे वो जीएमसी बालयोगी थे। वहीं पे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच जो अंतर जो है वो ध्रुवीकरण से हम लोग पहचान सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, ध्वनि तरंग में जो है ध्रुवीकरण की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश तरंग में ध्रुवीकरण की घटना होती है। प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है।
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो यह है मॉस्की और गुर्जरा अभिलेख में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे गुर्जर है जबकि यहाँ पे गुर्जरा अभिलेख मैंने बोला। मॉस्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गुलान अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक उल्लेख है। वहीं पे भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म अशोक को बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। वहीं पे याद रखिएगा सारेकुना अभिलेख जो है अशोक का द्विभाषी अभिलेख है जो कि ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। वहीं पे मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान से मिला है जो कि खरोष्टी भाषा का अभिलेख है। याद देखिएगा वहीं पे रूमिनदेई अभिलेख जो है यह सबसे छोटा अभिलेख है और ये जो है नेपाल के लुम्बिनी से मिला था और इसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप का चर्चा किया है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वह है गति जड़त्व का उदाहरण, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना विराम जड़त्व का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुला स्थित केरोनी नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। यहीं पर याद रखिएगा नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है 228, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालय के रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 225 जो है इसके तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधीशों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आंख के सबसे भीतरी पारदर्शिका झिल्ली को रेटिना कहते हैं और आंख के प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और नेत्रदान में कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है, यानी नेत्रदान में कॉर्निया दान भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो प्याज अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन आदि रूपांतरित तना है, याद रखिएगा। और गाजर, शकरकंद और मूली जो है जर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। थाईपुसम त्यौहार जो है भगवान मुरुगन की सराहना के लिए किया जाता है और भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। उदागी त्यौहार जो है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादी त्यौहार, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा प्रोटीन का खोज जे बर्जीलियस ने किया था और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है और आमाशय में ही लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन शुरू किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काजू के उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लेटराइट मिट्टी को मखरेली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। यह मिट्टी मालाबार क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इसका विस्तार जो है केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के क्षेत्र में पाई जाती है। देश में मिट्टी का विस्तार बता दें, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी में जैविक पदार्थ उपस्थित होती है। अम्लीय मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है और मिट्टी में क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कांवरताल झील कहाँ है? तो कांवरताल झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा यह झील बिहार का प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। वहीं पे डल झील, उलड़ झील, नागिन झील ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल झील, सप्तऋषि कुंड और सहस्त्रताल झील, डोडीताल झील ये सब उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार जो है वो कथक नृत्य का रूप है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कथक याद रखिएगा उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है
और ये शास्त्रीय नृत्य है। कुछ शास्त्रीय नृत्य हम बता देते हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक जो है उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का, कथकली केरल का, मणिपुरी मणिपुर का और सत्रिया असम का, मोहिनी अट्टम केरल का। वहीं पे कृष्ण अट्टम को गरीबों का कथकली कहते हैं और कुचिपुड़ी को देव नृत्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो वह लड़ी थी जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई और इसकी शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था और 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजीराबाद जेल में बंदी बना के रखा गया था। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन को 1965 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन जाने के क्रम में इसको राजा की उपाधि दिया गया था। अकबर द्वितीय ने दिया था ये उपाधि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और ब्रिटेन में ही 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि आज भी ब्रिस्टल में मौजूद है। याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके गुरु का नाम जेम्मी बेंथम थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अग्रदूत और प्रभात तारा तथा नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। 1825 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इनको भारतीय प्रेस समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे संवाद कुंवदी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार और न्यू टेस्टामेंट। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण संवाद कुंवदी है, जिसे प्रज्ञा का चांद भी कहते हैं। और 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है 2006 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 20 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं और 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो वह क्या था आपका? रामानंद ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है दक्षिण भारत में अलवार एवं नैराण संतों के द्वारा किया गया था, जिसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना उपदेश दिया था। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें रैदास, सेन, कबीर और धन्ना आते हैं। याद रखिएगा रैदास जो था वो चर्मकार था, सेन जो है तनाई था, कबीर ज्वाला था, धन्ना जाट था। याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है परामर्शी अधिकार नहीं आता। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि यह अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट है स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फसल जो है गेहूं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन होने के कारण इसे विश्व का अनाज का भंडार कहा जाता है। स्टेपी क्षेत्र जो है यूरोप एवं एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? वह कंपनी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में पहली रेल जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में चलाई गई थी। इसलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है और यह जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में चालू हुआ था। भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। नेक्स्ट सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? वह करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जिसे इंग्लिश में सीएजी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1858 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और सीएजी के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 148 में है और 149 अनुच्छेद में सीएजी की शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट संविधान की कौन सी विशेषताएं वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है और भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संघीय लक्षण संविधान में विद्यमान है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। और सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का था।
न्यायिक पुनर्विलोकन ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया था? वो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इस संविधान संशोधन को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो संपत्ति के आधार को हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया। नेक्स्ट, लोरिया अरेराज क्या है? तो लोरिया अरेराज अशोक का एक स्तंभ लेख है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अशोक ने 7 स्तंभ लेख खुदवाए थे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पहला था रोमिनदेई अभिलेख, यह नेपाल के लुम्बिनी से मिला था और यह सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलाप की यानी टैक्स की चर्चा की है। इसे याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें अकबर ने अपनी पत्नी कारूबाकी का चर्चा किया है। तीसरा है टोपरा अभिलेख, जो कि हरियाणा से मिला था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद में स्थापित किया था। चौथा मेरठ अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद में स्थापित किया था। पांचवा है रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इस पर वृषभ की मूर्ति बनी हुई है। छठा है लोरिया नंदनगढ़, यह बिहार के चंपारण जिले में है और इस पर जो है मोर का चित्र बना हुआ है। और लोरिया अरेराज यह बिहार के चंपारण में है। ये सातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बायोप्सी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से सेल्स या कोशिका का सैंपल लेकर उसकी जांच किया जाता है। बायोप्सी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की संभावना को कम करते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो वह होता है ऑप्शन बी हमारा बढ़ता है। याद रखिएगा कि ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वह सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव ऊष्मीय गतीय सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एकल दिशा में होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? तो यह जो है आपका कोलकाता में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। यह संस्था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय देहरादून है, याद रखिएगा। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में है। नीरी का मुख्यालय नागपुर में है और काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। नेक्स्ट है पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलकर हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाता है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य में संयुक्त परियोजना है। पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो वो सम्मिलित किया गया है आपके 22 भाषाओं को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा क्योंकि इस बार जो बिहार एसएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये संविधान संशोधन कब हुआ था, यानी ईस्वी पूछ दिया था। ये वाला 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ये वाला पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा अगर एग्जाम दिए होंगे तो। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका असम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चाय पत्ती से प्राप्त होती है और कॉफ़ी जो है बीज से प्राप्त होती है। चाय उत्पादन में असम सबसे पहला राज्य है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। चाय में जो है टेनिन और कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है और कॉफ़ी में जो है कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग जो दिया गया था 2004 और 2005 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो वह आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था और
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी नमक कानून को भंग किए थे। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक कानून के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च हेतु अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी गांव पहुंचे थे। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के अल्बा से पेरिस की यात्रा और मुसोलिनी के मिलान से रोम की यात्रा से किया था। नेक्स्ट है बृहद ट्रक मार्ग यानी ग्रांड ट्रक रूट निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसका मरम्मत जो अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था। और ग्रांड ट्रक रोड जो है दक्षिण एशिया का सबसे पुरानी सड़क मानी जाती है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? ये पुराना वाला है, इसे याद करके कोई फायदा नहीं। मैं 2022 वाला बता दूं कि 2022 वाला महिला एकल जो विजेता है वो ईगा स्विएटेक है, जो पोलैंड की रहने वाली है। और पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल है। याद रखिएगा, विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल विजेता जो है एलेना रिबकिना है और पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविक है। और अमेरिका US ओपन 2022 के महिला एकल विजेता जो है ईगा स्विएटेक है, जो पोलैंड की रहने वाली है। और पुरुष एकल विजेता सी अल्काराज गार्फिया है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वो पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच था, जो सर्बिया का खिलाड़ी है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो उस समय ये शीर्ष पे था आपका ऑप्शन ए सिंगापुर। याद रखिएगा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान इंदौर को मिला है और दूसरा स्थान उदयपुर को मिला है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो उस समय सेल को सम्मानित किया गया था, लेकिन 2022 वाला याद रखिएगा 2022 में जो है भेल को मिला है। याद रखिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड 2022 वाला मिला है इसे। नेक्स्ट है, भारत ई मार्केटिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल लॉन्च किया है? तो वह है पाई बीम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुलजार देहलवली जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? वह जो है कवि के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन से हिमालय सिंह है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सीलम और इनफुशर हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे लेखक थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आप लोग घबराइए नहीं, ये जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो उस टाइम पूछे गए थे 2020 में, तो ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है रुद्रम फर्स्ट है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। याद रखिएगा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है बौद्धिक संपदा से संबंधित था। ऑप्शन डी सही आंसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान कराता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 275। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 301 के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों, संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में उपबंध किया गया है। याद रखिएगा, इसी भाग में भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति का अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो है सोमनाथ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वे किस IIT संस्था के प्रोफेसर थे? तो वो जो है IIT बॉम्बे के थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। IIT बॉम्बे के उदय कुमार थे, जिन्होंने रुपया का चयन दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान राज्य के भरतपुर नामक स्थान पे है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंपेटिस होता है और किसी का भी वैज्ञानिक नाम में मिनिमम 3 लेटर होना चाहिए और मैक्सिमम 12 लेटर होना चाहिए। और द्विनाम पद्धति को केरोलस लिनियस ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्था लुधियाना पंजाब में है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्था बिहार के दरभंगा में है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ पोलावरम से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, भारत में पुरापाषाण संस्कृति की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863
ईस्वी में किया था और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। ज्ञानी मानव हुआ था इस समय और समाज मातृसत्तात्मक था और सबसे लंबा काल जो है पूरा पाषाण काल ही था। मध्य पाषाण काल में बागौर और आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। नव पाषाण काल से मेहरगढ़ से कृषि का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है, जो कि जौ और गेहूं है। भारत में सर्वप्रथम जौ मिला फसल के रूप में और बुर्ज होम से गर्तावास मिला है, जहां मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किया गया है और इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सर्वप्रथम सान का भी आविष्कार किया गया था इसी काल में। नेक्स्ट है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो वो 10% है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 10% अर्थात कम से कम 55 सीट आवश्यक है और वहीं पे राज्यसभा में विपक्षी दल प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 सीट का आवश्यक है। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता राम सुभग सिंह थे, लेकिन लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल के नेता जो है यशवंत भाई चौहान थे। नेक्स्ट है, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से पाए गए? मैंने अभी ऊपर में बताया कि कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास मिला है, जहाँ पे मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर से बता दूं कि नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार किया गया था मीट भान बनाने के लिए और कुत्ते को भी इसी काल में पालतू बनाया गया था। और इसी काल में कोल्डी हवा से यानी यूपी के कोल्डी हवा से चावल के 2 प्रजाति का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अवशिष्ट विषय का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। संसद जो संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों के अलावे विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि लोकसभा समिति जो है सबसे पुरानी समिति है। यह धन की जांच करता है और इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष का नेता होता है। ये कब से ट्रेंड में है? 1967 से इसका अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता होता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। यहीं पे प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी को जो है बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था और बलबन के दामाद नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था और तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना जो है गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है, ये सही है। मौत की सजा को माफ कर सकता है, ये गलत है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी ही होगा। मौत की सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड की सजा को माफ करने का अधिकार है। वहीं पे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को जो है क्षमा दान करने का प्रावधान है, लेकिन मौत की क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। और 77 से लेकर 100 तक जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आपको बनाना हो तो वहां जाकर आप इसे सॉल्व कर लें। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।